हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आर्मी से रिलेटेड जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनकी हम सीरीज सॉल्व आउट करेंगे ताकि आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है ना दोस्तों? तो आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्टोपीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा जो भी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। ठीक है ना? बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मैथ्स का जो सेगमेंट रहेगा मैथ्स प्लस रीजनिंग, यानी कि अगर मैं बात कहूं कि आर्मी के एग्जाम के अंदर जो 15 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के और जो 5 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, यानी कि कुल मिला के 20 क्वेश्चन। ठीक है ना? ये 20 क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व आउट करेंगे। जैसे जैसे हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, उसके बाद में हम जीके और जीएस के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो मैथ्स का। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सीरीज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है? आप इस चीज को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में इसका जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है कि 28 और 42 के लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य किस अनुपात के अंदर हैं। ठीक है ना? 28 और 42 का जो लघुत्तम और जो महत्तम समापवर्त्य है वो किस अनुपात के अंदर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो अब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे ढंग से ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स पहली बार जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाइड किया है वो भी स्टूडेंट्स, और जो ऑलरेडी यानी कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल गौर कीजिएगा इस चीज पे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो एलसीएम क्या होता है। ठीक है ना? एलसीएम क्या होता है दोस्तों? तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बात समझ में आई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। और अगर मैं बात करता हूं एचसीएफ की, ठीक है ना? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दो चीजें होती है दोस्तों, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह नंबर होता है जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना, उससे क्या, उसमें क्या चला जाए, इसका कंप्लीट भाग चला जाए। ठीक है ना? उसमें कंप्लीट भाग चला जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं ना दोस्तों, तो अपने को दिया हुआ है 28 और अपने को दिया हुआ है कितना? 42। अगर मैं 28 और 42 के अगर हम बात करते हैं कि भाई इसका एचसीएफ कितना होगा, ठीक है ना, एचसीएफ कितना होगा, तो एक ऐसा नंबर देखिए दोस्तों, ऐसा नंबर देखिए जिसका भाग इस 28 में भी चला जाए और इस 42 में भी चला जाए, और नंबर होना चाहिए आपका बड़े से बड़ा। नंबर क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ऐसा नंबर आपको क्या दिख रहा है? 28 और 42 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 7 आएगा। ठीक है ना? कितना आएगा? 7 आएगा। क्या 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है क्या जो 28 और 42 को कंप्लीट डिवाइड कर दे? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है ना? एक नंबर और दिख रहा है, सॉरी। ठीक है ना? हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। 7 से बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है? 14 दिख रहा है। ठीक है ना? देखो, 14 का 28 में 14 का भी भाग चला जाएगा और 42 में 14 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है ना? क्या 14 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर पाएगा? तो भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो एचसीएफ आया निकल करके वो कितना निकल के आ गया? 14 निकल के आ गया। तो इन दो नंबरों का एचसीएफ तो कितना आ गया? 14 आ गया। अब हम बात करेंगे एलसीएम का, कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या रहेगा। ठीक है ना? एलसीएम क्या रहेगा, तो उस चीज पे गौर कीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई तरीका समझ में नहीं आता, या तो एक ऐसा नंबर देखिए जो इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जिसका भाग 28 का भी भाग चला जाना चाहिए और 42 का भी भाग चला जाना चाहिए, और नंबर होना चाहिए छोटे से छोटा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करता हूं तो कोई ना कोई गुणज रहा होगा, और वो गुणज किस नंबर का होगा? बड़े से बड़ा नंबर का। ठीक है ना? बड़े से बड़ा नंबर का गुणज रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि 28 और 42 का जो एलसीएम है वो कितना निकल के आया, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे हम। तो फैक्टर करेंगे तो ये कितना टाइम चला गया? 14 टाइम। और ये कितना टाइम चला गया? 21। यहाँ से फिर मैं करूंगा तो ये 7 टाइम चला गया, और ये 21।
3 से करेंगे हम तो ये 7 और ये 7 टाइम चला गया और ये 7 से 1 टाइम चला गया, ठीक है ना। ये अपने फैक्टर हो गए। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 कितने होते हैं 84 होते हैं। 12 कितने होते हैं 84 होते हैं। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना निकल के आ गया 84 निकल के आ गया। अब हमें पूछा क्या गया है कि इनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य का अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए अगर हम रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना रेशियो आया है 84, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि एचसीएफ का रेशियो कितना आया है 14। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाइड कर रहे होंगे ना, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाइड कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 2×14 और ये कितना कट गया 2 चौके 8, ठीक है 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छिंगे 42, यानी कि जो अपना फाइनल रिजल्ट निकल के आया ना दोस्तों वो क्या निकल के आ गया 6:1, जो आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये तो बात होती है क्वेश्चन को कि हम प्रोसेस वाइज किस प्रकार से करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी सिंप्लीफाइड किया जा सकता है दोस्तों। वो सिंप्लीफाइड तरीका क्या होता है ध्यान दीजिए। अगर मैं 28 और 42 के एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ हमने कितना फाइंड आउट किया 14, ठीक है ना। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए 42 का मल्टीपल देखिए आप, 42 का मल्टीपल 42 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। लेकिन अगर 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा 84 आएगा। 84 में 28 का भी भाग जाता है 42 का भी भाग जाता है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना आया 84 आ गया। और जब इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे ना तो कितना आएगा 6:1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी कर सकते हो 14 एकम 14 और 14 छिके 84। तो 6:1 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। 1% के आधे को दशमलव में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो 1% है उसका जो आपको दशमलव के अंदर व्यक्त करना है इन डेसिमल फॉर्म के अंदर, उसकी वैल्यूज क्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बड़े गौर से आपको देखना है और समझते हुए चलना है। ध्यान दीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो 1% का आधा अपने को निकालना है, ठीक है ना। यानी कि मैं कहूँ कि ये 1% है और 1% का आधा हमें निकालना है 1/2, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अगर मैं यहाँ से परसेंटेज को रिमूव करता हूँ, परसेंटेज को हटाएंगे तो किससे अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा 1/100 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 200 आएगा। और दोस्तों जब आप 1 में 200 का भाग देंगे, 1 में 200 का भाग देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा 0.005, क्या बनेगा 0.005। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो दोस्तों हुआ इसका प्रोसेस। अब इसका शॉर्टकट देखिए, इसका शॉर्टकट देखिए, ठीक है ना। शॉर्टकट हम क्या करेंगे, इसको बाई ऑप्शन हिट कीजिए आप, बाई ऑप्शन शॉर्टकट देखिए इसका बाई ऑप्शन हिट कीजिए आप। तो बाई ऑप्शन हम कैसे हिट करेंगे वो चीज गौर कीजिए। आपके पास कुल मिला के कितना आना चाहिए 1/200 आना चाहिए जब हम ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं पहला ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन क्या है 0.2। अच्छा 0.2 की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा 2/10 बनेगा। 2/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ। आना कितना चाहिए 1/200 आना चाहिए, आ कितना रहा है 1/5 आ रहा है। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आना कितना चाहिए 1/200 आना चाहिए, आ क्या रहा है 1/5, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड ऑप्शन के ऊपर। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है अपने को 0.02, 0.02 दिया हुआ है। इसका जब हम फ्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। और जब हम इसको 2 से काट रहे होंगे तो कितना आएगा 1/50 आएगा। जबकि आना कितना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों 1/200 आने की है, आ कितना रहा है 1/50। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के ऊपर। थर्ड ऑप्शन को चेक कीजिए आप।
थर्ड ऑप्शन आपके पास है 0.005। क्लियर है चीज। इसकी जब हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे ना दोस्तों, तो आप क्या लिख पाओगे इसको, 5 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और ये 000 आ जाएंगे 5 बटे 1000। अब जब हम इसको काट रहे होंगे ना तो 1 बटा ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, जबकि हमारी जो रिकमेंडेशन थी कि हमें कितना चाहिए था, 1/200 चाहिए था। बताओ 1/200 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं उस कंडीशन में ये आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए दोस्तों। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर मैं कहूँ तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन हिट करके चेक कर सकते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से बन पाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और आप खुद करने की कोशिश कीजिए, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, यानी कि हम कहें कि एक वस्तु को 651 रुपए में बेचा जा रहा है तो आपको क्या हो रही है, 7% की हानि हो रही है। यदि इसे, ठीक है, यदि इसका क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, यानी कि इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, गौर कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना माना है, 100% माना है। ठीक है ना, 100 में से 7% की लॉस होता है, हानि होती है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। तो उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा 93%। कितना रहा होगा, 93%। ठीक है, 100 में से हमने 7% घटा दिया तो 93% बचा। 93% की वैल्यू किसके बराबर हुई दोस्तों, 651 के बराबर हुई। किसके बराबर हुई, 651 के बराबर हुई। तो बताओ ये कितना गुना पे बैठा हुआ है। ठीक है, कितना गुना पे बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि 7 गुना पे बैठा हुआ है। देखो 93 को 7 से गुना करेंगे तो 651 आएगा। कैसे, देखो 7 21 2 9 7 63 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 65 हो गए। तो ये 7 टाइम है। हमारे को क्या करना है, पूरा 100% निकालना है। कितना निकालना है, पूरा 100% निकालना है। तो 100% को भी जब आप 7 से गुणा कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 700 रुपए आएगा। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए का है, 700 रुपए का है। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। इसको खुद पे लेके चलिए आप। ठीक है ना, ऐसे मान के चलिए कि आपने 7% लाभ पे कोई, सॉरी हानि पे कोई वस्तु है किसी आदमी को बेच दी। माना कि आपने 100 रुपए में खरीदी, 7% लॉस पे बेच दी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपने ये जो प्रोडक्ट है वो 93% के अंदर सेल किया है। 93% इज इक्वल टू कितना है, 651। तो पूरा 100% किसके बराबर होगा, 700 के बराबर होगा। आंसर फिनिश। ठीक है ना, यानी कि अगर हम कहें तो आपका पेपर बहुत इजी आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का औसत m है। कोई भी दो संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है, m है। इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि एक संख्या यदि n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का एवरेज m है। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि हमने क्या पढ़ा कि जो औसत होता है, जो औसत होता है, औसत किसके बराबर होता है, औसत होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये औसत हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज और गौर कीजिएगा दोस्तों, यदि यदि हम औसत को मल्टीप्लाई कर दें किससे, राशियों की संख्या से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, राशियों का योग आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राशियों का योग, राशियों का योग ये बराबर हो जाएगा दोस्तों औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत गुणा राशियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, औसत को मल्टीप्लाई कर दिया गया किससे, राशियों की संख्या से। तो मुझे बताओ औसत कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और राशियां कितनी है, 2। तो इन दो राशियों का टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को गुणा कर देंगे किससे, m से। तो अपने पास कितना योग हो जाएगा दोस्तों, 2m हो जाएगा। ठीक है ना, 2m हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों मुझे बताओ,
योग आपके पास 2m आ गया, 2m में से यदि हम ये n घटा दे तो अपने पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो दूसरी संख्या होगी, जो दूसरी संख्या होगी दोस्तों, वो दूसरी संख्या क्या होगी, टोटल में से यदि हम पहली संख्या घटा देंगे, टोटल में से यदि हम पहली संख्या घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी, यानी कि 2m-1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कोई वैल्यू भी आपको गिवन हो सकती है और आपके पास इस प्रकार का जो एल्जेब्रिक फॉर्मेशन है वो भी आपको गिवन हो सकता है। तो आपको बस सिंपली तरीके से समझते जाना है, ठीक है ना, और एग्जाम क्रैक कर देना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान कितना होगा, ठीक है ना, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। गौर कीजिएगा, एक बार गौर कीजिएगा हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर कि दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एक ट्रिपलेट की, ठीक है ना, अगर मैं एक ट्रिपलेट की बात करता हूँ दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास एक ट्रिपलेट है, ठीक है ना। इस ट्रिपलेट में अगर हम ले लेते हैं दोस्तों कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम 5 tan थीटा बराबर कितना होगा, 4/4 होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि tan थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 tan थीटा ये बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। तो अगर दोस्तों हमें खाली tan थीटा चाहिए, अगर हमें खाली tan थीटा चाहिए, ठीक है ना, अगर खाली tan थीटा चाहिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब आपने दोस्तों देखा होगा कि लाल बटा कक्का के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है ना, लाल बटा कक्का की जब हम बात करते हैं तो ये तो क्या निकल के आ गया, लंब निकल के आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं, यानी कि बेस और आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है ना। इसको हम बेस कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो 4 तो क्या है आपके पास, लंब हो गया, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं आधार, ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, साइन और कोस में आपको क्या क्या चाहिए, साइन और कोस में आपको क्या क्या चाहिए, साइन और कोस में आपको चाहिएंगे, एक तो चाहिएगा कर्ण भी चाहिएगा। तो अगर हम यहाँ से कर्ण निकालें तो हमने क्या पढ़ा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो पचम कितना हो जाएगा, 25, 25 माइनस 16, 25 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसका क्या कर देंगे, हम रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 4, रूट कितना हो जाएगा, 41। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, इसका हाइपोटेनस निकल के आ गया, कर्ण निकल के आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन के अंदर इसको फिट कर देते हैं, क्वेश्चन में अब हम इसको फिट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में है 5 साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब कितना होता है, साइन थीटा होता है लाल बटे कक्के से, ध्यान रखना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 4/√41, 4/√41, ठीक है ना। फिर उसके बाद में -3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है √41, यानी कि 5/√41। यहाँ तक बात समझ पाए। फिर इसके बाद में देखिएगा, अगर नीचे बात करते हैं तो सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, बाकी वैल्यू एक ही रहेगी। तो 5 गुणा 4/√41, ठीक है ना, प्लस 3 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/√41। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये √41, ये √41, ठीक है ना, दोनों जगह बेस इक्वल है, तो इसका मतलब ऊपर जो भी चीजें हैं, 5 के 20 माइनस 5 15, 20 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5/√41, 5/√41। इसको हमें भाग करना है, 5 के 20 प्लस 5 15, 20 और 15 कितने हुए, 20 और 15 आपके पास हो गए 35, यानी कि 35/√41, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब √41 ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लेक्शन में चेंज हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि 5/√41 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/√41 गुणा ये हो जाएगा √41/35, ठीक है ना। तो √41 से √41 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 7 35, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर बना वो कितना बना दोस्तों, 1/7। ऊपर कितना बचा, 1, नीचे कितना बचा, 7। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 1/7 होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए,
ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमें की है, ठीक है ना। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थोड़ी करोगे, ये मन में चलनी चाहिए आपकी। मैक्सिमम कैलकुलेशंस कहाँ पे होनी चाहिए, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। आपको पता है कि ये 4 है, ये 5 है, तो ये रूट 41 होना है। क्यों? 55 25 और 4 चौके 16, 25 और 16 41, 41 का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 5 sin थीटा दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि पांचों के 20 और यहाँ पे 3, तो 5 15, 20 में से 15 घटाएंगे कितना बचा, यहाँ पे 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, जबकि नीचे कितना आ जाएगा, पांचों के 20 प्लस 5 15 35, 5 एकम 5 और 5 7 35, कितना आंसर आ गया, 1/7 आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका जो पैरामीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की जो लंबाई है ये लंबाई हो गई, अनुपात ये कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई। कितना रेशो दिया हुआ है, 3:2 आपको दिया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसका पैरामीटर कितना है, 20 है। तो हम जानते हैं कि जब भी पैरामीटर की बात आएगी, परिमाप की बात आएगी, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर परिमाप आपको दिया हुआ है कितना, 20, तो परिमाप की जगह आप 20 रख दीजिए, 2 गुणा लंबाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लंबाई 3 है और ये 2 है, ये रेशियो है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ कि ये 3x है और ये 2x है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, 3 और 2 5, 5 दूनी 10x, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 और 2 5x, ठीक है ना। 5x को 10 से गुणा करेंगे, 10x किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि x की वैल्यू कितने निकल के आई, तो आप कहेंगे कि सर 20/10 यानी कि कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है ना, ये हमारा x का वैल्यू है। अब ध्यान दीजिए, इसने क्षेत्रफल पूछा है तो उसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो लंबाई कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एक चौड़ाई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, इसके आगे का प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने इसको गुणा कर दिया, किससे, 2 से गुणा कर दिया, तो 6 सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा। इसको यदि हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, बेड्थ आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लंबाई कितनी कैलकुलेट की हमने, 6 सेंटीमीटर, इंटू चौड़ाई हमने कितनी कैलकुलेट की, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 6 को 4 से गुणा कर दिया तो कितना निकल के आ जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। बस ये आपके फाइनल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ पाए इस चीज को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा गौर से देखना है बस, बाकी सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में एबीसी की भुजा 20 को सी बिंदु तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ए बराबर 55 डिग्री है, कोण बी बराबर 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि कोण ए सी डी, यानी कि आपको ये जो बाहरी वाला कोण है, ठीक है ना, ये जो बाहरी वाला कोण है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम एक त्रिभुज की बात करेंगे, एक ट्रायंगल की बात करेंगे दोस्तों, तो कोई भी ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो बाहर वाला कोण होता है, बाहर वाला कोण हमेशा इसके जो अंदर वाले जो दो कोण होते हैं, इसके सामने के जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो अगर हमें कोण ACD चाहिए, अगर हमें चाहिए कोण ACD, तो ये दोस्तों बराबर होगा कोण BAC, कोण BAC प्लस कोण, हम बात करेंगे ABC के, ठीक है ना, ABC के, इन दोनों के बराबर होगा दोस्तों। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस 55 और 60 को ऐड कर देना है। तो 55 प्लस 60, ठीक है, 55 और 60, तो 5 और 6 और 5 कितने हो गए, 11, 115 डिग्री का आपका क्या बन जाएगा, ये बहिष्कोण बन जाएगा 115 डिग्री, ठीक है ना। तो जब आप ट्रायंगल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप एक प्रमेय याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के अगर हम बात करें कि बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। सपोज दैट अगर ये बहिष्कोण होता तो इन दोनों का सम हो जाता, अगर ये बहिष्कोण होता तो इन दोनों का सम हो जाता। तो ध्यान रखेंगे, अंदर के दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर। और अगर मैं कहूं कि त्रिभुज के इंटरनल तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस चीज का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राम और मोहन की वर्तमान आयु 4:5 में है और 5 साल बाद में उनकी आयु 5:6 के अनुपात में होगी। आपको बताना है कि राम की वर्तमान आयु कितनी साल है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम ऑफ एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों देखो, करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है ना? एक्स मान के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है और वैसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो गौर कीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि ये राम है, ठीक है ना? अगर मैं कहूँ कि ये राम है और ये कितना है, श्याम है, इनकी सॉरी मोहन है, ठीक है ना? राम और मोहन है, इनकी जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो कितना है, 4:5 है, 4:5 है इनकी प्रेजेंट एज भी। लेकिन 5 साल बाद में आफ्टर 5 ईयर इनका जो रेशो है वो कितना बन जाएगा, 5:6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5:6 बन जाएगा। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इनकी एज का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एज का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1 से 5 साल का गैप कितना आ रहा है, 5 साल का आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 1 किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर हुआ। कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है ना? कितना गुना है, 5 गुना है। अब इसने क्या पूछा है, राम की वर्तमान आयु पूछी है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, राम की प्रेजेंट एज ये है तो इसको भी हम किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 20 साल। कितना बन जाएगा, 20 साल। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 20 ईयर। कितना हो जाएगा, 20 ईयर। अगर इसमें श्याम की पूछी होती, श्याम की पूछी होती तो हम क्या कर देते, 5 को 5 से गुणा कर देते, 5×5 = 25, ठीक है ना? 25 साल किसकी एज आ जाती, मोहन की आयु आ जाती। तो बस इस प्रकार से आपको देखो सोचने का जो नजरिया है ना उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप सॉल्व आउट हो जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हो सेकंड मेथड से, ध्यान दीजिए, ठीक है ना? आप इसको एक्स मान के भी किया जा सकता है। सेकंड मेथड देखिए कि हमने मान लिया कि जो राम और श्याम है, राम और जो मोहन है, इनका प्रेजेंट एज है वो कितना है, 4x और ये 5x है, ठीक है ना? ऐसा हमने मान लिया। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद में, तो 5 साल इसमें भी जुड़ेंगे, 5 साल इसमें भी जुड़ेंगे, तो 4x + 5 और ये कितना हो जाएगा, 5x + 5। तो जो न्यू रेशो है वो कितना निकल के आ रहा है, 5/6 निकल के आ रहा है। अब यहाँ से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौके 24x + 6 पंजे 30, ये किसके बराबर होगा, इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 5×25x प्लस कितना हो जाएगा, 5×25 हो जाएगा, ठीक है ना? x की x ऐड कर लीजिए, 24 में से 25 घटा देंगे x, इधर 25 घटा देंगे, 30 में से 25 घटाया कितना बचा, 5। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको पूछा क्या है, राम की एज पूछी गई है, तो इसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो वही 20 साल आपका निकल करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देखो इस टाइप से करना चाहिए, इस टाइप से करना है, कुल मिला के अपना आंसर आना चाहिए। करेक्ट है ना बात? चलो अगले क्वेश्चन में देखिए, भाग के किसी प्रश्न में, भाग के किसी प्रश्न में यदि भाजक, भागफल तथा शेषफल क्रम से 10, 7 और 5 है, आपको निकालना है कि उसका भाज्य कितना होगा, ठीक है ना? व्हाट इज द, आपको निकालना है डिविडेंड कितना होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एक शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा दोस्तों कि अगर हम भाग के कोई क्वेश्चंस करते हैं, भाग के कोई क्वेश्चंस करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अपना भाजक कहलाता है, ठीक है? और ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है, ठीक है ना? और अगर इनका हम लेस करके यहाँ पे निकालते हैं तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इन चारों के बीच में एक रिलेशन काउंट किया जाता है। वो रिलेशन क्या होता है दोस्तों, उस पर गौर कीजिएगा। रिलेशन होता है दोस्तों कि जब भी हम भाज्य की बात करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम भाज्य की बात करेंगे तो भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, शेषफल के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, भाजक कितना दिया हुआ है, 10, भागफल कितना दिया हुआ है, 7, प्लस रिमाइंडर कितना है, 5। बस आपको कुछ भी नहीं करना, 10 को 7 से गुणा किया, 70, 70 और 5 कितने हो गए, 75। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना बना, 75 इज ए राइट आंसर, ठीक है? आई होप दैट अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट है, बस उसे सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 और 18 का तीसरा अनुपात कितना होगा, समानुपाती निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन आपको कैलकुलेट करना है कि 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा।
ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें बात करना है तृतीय अनुपाती, तृतीय यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं दोस्तों? तृतीय अनुपाती हम कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने आपको एक चीज लिखवाई थी, ठीक है ना, अगर आपने पहले गौर किया हो तो मैं कहूँ कि ये दो अनुपात हैं, ए अनुपात यहाँ पे क्या है, अगर तृतीय अनुपात की बात करते हैं तो बी, यहाँ पे समानुपात, ये बी अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या यूज करेंगे कि जो भी बाह्य टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लेक्शन ये बराबर हो जाएगा इंटरनल जो मल्टीप्लेक्शन है उसके बराबर। तो ए गुणा एक्स यानी कि ए एक्स बराबर किसके हो जाएगा, बी स्क्वायर के। अगर हमें खाली x की वैल्यू चाहिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। बस ये चीजें आपको काउंट करनी है, ठीक है ना। तो बताओ a का मान कितना है यहाँ पे 12 और b का मान कितना है 18। तो बस इस फॉर्मूले में आपको टच कर देना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में अगर हम टच करेंगे तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 18, 18 इंटू 18, ठीक है ना। और भाग किसका देंगे, पहली संख्या का 12 का हम भाग दे देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 से ये कटा 9 बार, तो 9 को 3 से गुणा कर रहे होंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 27। बस ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए, तृतीय अनुपाती की जब भी हम बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे कि जो भी सेकंड नंबर दिया हुआ है उस सेकंड नंबर को आप स्क्वायर करेंगे, पहली संख्या का भाग दे देंगे, वही हो जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर हम बात करें मध्यानुपाती, अगर हम बात करते हैं मध्यानुपाती तो ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती निकालते हैं हम अंडर रूट ए बी, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणा करके क्या कर देंगे, उसका हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती, अगर हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे दोस्तों, लास्ट के दोनों टर्म को गुणा कर देना है और पहले नंबर का क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो इससे इससे नहीं फिर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा और उम्दा कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए का 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। 3 साल का आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अब ध्यान दीजिए, आपने चक्रवर्ती ब्याज आज तक चाहे किसी भी फॉर्मूले से पढ़े हो, ठीक है ना, लेकिन हम फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले इस क्वेश्चनों के अंदर। बिल्कुल एक सटीक मेथड बताऊंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, जब भी 3 साल की बात आए, वैलिड फॉर 3 ईयर, वैलिड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं वो चीज देखिए, ठीक है ना। 3 साल के लिए आपको एक रेशियो याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, 3:1, ठीक है ना। आगे जब हम कोर्स पूरा करवाएंगे तो वहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ऐसा क्यों आया, ठीक है ना। 3:3:1 ये आपको याद रखना है, कब, 3 साल के लिए। अमाउंट कितना है 5,000 रुपए, अमाउंट कितना है 5,000 रुपए। तो 5,000 का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 5,000 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 500 रुपए हो गया, ठीक है। फिर अगले साल के लिए इसका 10% निकालेंगे, तो 500 का 10% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। और 50 का फिर हम कितना निकालेंगे, 10%। तो 50 का 10% कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। क्लियर ये बात? अब कुछ भी नहीं करना, बस इनको गुणा कर देना है आपको। तो 500 को 3 से गुणा किया 1500, ठीक है, इनको गुणा कर देना है। 50 को 3 से गुणा किया 150 और 5 को 1 से गुणा किया 5। तो इन सभी को क्या कर देना है, लास्ट में जोड़ देना है। तो 1500 में 150 हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 1650, और 1605 में 1650 में जब 5 और जोड़ देंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 1655। कितना बन जाएगा दोस्तों 1655। बस ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 1655 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, फाइनल आंसर बन गया। अब यहाँ पे कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सूत्र है वो जो मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी, ये बहुत लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप कैलकुलेशन को क्या कीजिए, थोड़ी आसान बनाइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण दिया हुआ है आपको 3x² माइनस 48 बराबर 0। इस समीकरण के क्या मूल होंगे, व्हाट इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है ना। इस इक्वेशन के क्या रूट बन के आएंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है, इस प्रकार के इक्वेशन को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं, सबसे पहले ये चीज देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन पे एक बार गौर कीजिएगा। 3x² माइनस 48 ये किसके बराबर हुआ, 0 के। अच्छा हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर अपोजिट में 0 है तो इस वैल्यू को हम इधर लेके जा सकते हैं।
इधर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे प्लस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। मतलब चिन्ह क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3x बड़ा स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, इधर लेकर जाएंगे तो 48 के बराबर हो जाएगा। तो हमें केवल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 48/3। 48 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें खाली चाहिए एक्स। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 16। अब ध्यान दीजिए अंडर रूट से अगर कोई वैल्यू निकलती है ना, तो ध्यान रखिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, ठीक है ना। इसका आंसर +4 नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, 4 -4 +-4 -16। तो ध्यान रखिएगा जब भी रूट से कोई चीज निकलती है तो इसके दो ही रूट बन के आते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव बन के आता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, +-4 बनेगा, ठीक है ना। गलती से इसमें 4 मत कर देना, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि सही तो वो भी है, लेकिन ध्यान दीजिए जब ऑप्शन में आपके पास +-4 दिया हो ना, तो उस कंडीशन में हम जो 100% सही मान के चलेंगे ना, वो इसी को मान के चलेंगे, ठीक है ना। सही होने को तो प्लस का 4 भी बिल्कुल करेक्ट है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आपको ऑप्शन में इस प्रकार का दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा रूट से अगर कोई चीज बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों फॉर्मेट के अंदर वो क्या की जाती है, काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इसके अंदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक रेलगाड़ी है, वो बालीगंज से सियालदह तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस लौटती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी हम औसत चाल की बात कर रहे होंगे तो आपको पता है कि औसत चाल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। औसत चाल की जब भी हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड है, औसत चाल वो कैसे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है 2xy अपॉन x प्लस वाई कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो जब आपको केवल और केवल स्पीड दी जाए। तो ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 गुणा x का मान कितना है आपके पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस कितने में आता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और दोनों को जोड़ देंगे 20 + 30। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे कितना होता है, 30 और 2 50 होता है। काटेंगे थोड़ा तो 10 पंजे 50 और 10 तिया 30, 5 से ये कटा, 5 के 20। तो ध्यान दीजिए 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, यानी कि जो आपका आंसर बना एवरेज स्पीड वो कितना निकल के आया, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप पूरी तरीके से। जब भी ध्यान दीजिए आपको स्पीड दी जाए उस कंडीशन में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये कंसेप्ट यूज कर देंगे। ध्यान रखना एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, कुल दूरी बटा कुल समय के भी बराबर होती है। लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये क्या बन जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये 15 क्वेश्चंस हैं। आज के ये जो 15 क्वेश्चन है, आज हम केवल मैथ्स के जो 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ, देखे बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे की क्लासों में हम रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन है वो और इंक्लूड कर देंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का वेटेज है वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक सर्किल की रेडियस को 75% वृद्धि की गई, तो इसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए हम बात करते हैं एक सर्किल की, तो ये एक सर्किल हो गया, एक सर्किल अपने पास ये हो गया, 2 सर्किल हो गए। अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, ठीक है ना, इसकी रेडियस का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, 75% बढ़ रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि हमने इसकी रेडियस है वो कितनी मानी है, 20 मानी है। अब इसको यदि हम 75% इंक्रीज कर देंगे, +75% इंक्रीज कर देंगे, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 हम लिख सकते हैं। तो 3/4, 20 का 3/4 हम करेंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है ना। यानी कि ऐसे कर लीजिए आप, ये 20 हो गया, इसका अगर हम 75% बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट 175 बढ़ा दीजिए आप, तो कितना बन जाएगा, 25 आता है 175, 25 चौके 100, और कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 35। ये इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब हमें परिधि में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो परिधि क्या निकालते हैं, 2πr, 2π इंटू 20, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2π इंटू 35 हो जाएगी। 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे कितना है 35, कितना इंक्रीज हुआ, +15 इंक्रीज हुआ। और अगर इस पे हम रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल देते हैं तो कितना बच जाएगा, 15 × 100 इज डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा,
ठीक है। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 15 और 15 को 5 से गुना करेंगे तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा भाई? 75%। तो ये 75% आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा जो ये मैथ का सेशन है, ठीक है ना, इसको हम 15 क्वेश्चन पे फिनिश कर रहे हैं। अगले जो क्लासें होंगी उसमें हम आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ में आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल दिए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं, तो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके डिजायर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप ओके, थैंक यू, गुड बाय।